So hello guys, let us begin with lecture number 5 of electrochemistry. We have completed the electrochemical cell in first 4 lectures. We have discussed everything about electrochemical cell, representation से लेके हर टाइप के हाफ इलेक्ट्रोड्स, फिर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स भी हमने किए हैं जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो आज हम लेक्चर 5 में क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। इवन आप क्लास 9-10th में भी मैं बात करूँ तो आप इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। बट उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म है और भी कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने आज लेकर आएंगे और आप वीडियो को पूरा देखेंगे प्रॉपरली और नोट्स बनाते जाएंगे साथ में, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। नोट्स साथ में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स प्रॉपर अपने बनाएं। इस नोट्स को आपको पीडीएफ लेकर या पीडीएफ मांगकर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नोट्स प्रॉपरली अपने कॉपी में बनाएं। सो चलो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में शुरुआत में आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना होता है। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल? देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ खास नहीं है। आपके पास दो रॉड्स हैं, ठीक है, दो रॉड्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप जनरली दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखते थे, यहाँ आप सिंगल कंपार्टमेंट देख रहे हो। आपके पास दो रॉड्स हैं। अब ये रॉड किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइज करना चाहते हो। ये तो ठीक है सर, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइज करना चाहते हो, ये इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, पूरा रूट से बताएंगे, आप ध्यान से देखें। आपके पास ये दो रॉड्स हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक एक्सटर्नल ईएमएफ का सोर्स आपने यूज करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा नहीं होता था, वहां कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करना होता था, है ना। वहां तो वो सेल खुद ही आपको क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता था। बट क्यों दे रहा था वहां पे वो सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके? क्यों दे रहा था वो? इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा था क्योंकि वहां एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अगर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। बट यहां जो हम रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस में, ये इन मोस्ट केसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब सर ये तो हो ही नहीं सकते, ऐसे ही लगता है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हो ही नहीं सकते। बट अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स अच्छे से देखे मेरे, या फिर कहीं और भी पढ़ा है, तो आपको ये बात पता होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क। बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इज वन ऑफ दैट यूजफुल वर्क। तो कभी भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो रिएक्शन भी फिजिबल हो जाता है, वो रिएक्शन भी फिजिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कोई नॉर्मल से रिएक्शन की। आपने ओजोन बनाया है ना ऑक्सीजन से, पढ़ा है ओजोनाइजर में बनता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली देखो ना, ओजोन को ऑक्सीजन से बना रहे होते हैं जब, तो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम हो जा रहे हैं, मतलब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। और बॉन्ड्स भी जो बन रहे हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब एक सिंगल और फिर दूसरा जो बॉन्ड है पार्शियल। और ऑक्सीजन में तो प्योरली डबल बॉन्ड्स थे, इसका मतलब बॉन्ड भी कमजोर बन रहे हैं। मतलब इंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है, इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव है। तो ना तो इंथैल्पी है वो रिएक्शन की सपोर्ट कर रही है उसे, ना ही एंट्रोपी चेंज है वो सपोर्ट कर रहा है, दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी वो रिएक्शन हम करा पा रहे हैं बाय डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क फ्रॉम आउटसाइड।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। तो अब एक मैं नॉर्मल सी इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली में आपका यहाँ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आप जिसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हो, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा विच इज टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, विच इज टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। देखो फिर इलेक्ट्रोलाइज्ड ये तो एक वर्ड है बस, एक्चुअली मतलब दिस इज द सॉल्यूशन from which we want to derive out that non-spontaneous reaction. Yes, from which we want to derive out that non-spontaneous reaction. Now, मैं एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लेता हूँ जो बच्चा क्लास 10th में भी पढ़ता है। क्या है वो एग्जांपल कि सोडियम आयन को सोडियम में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल में आप पढ़ते हो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? सोडियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे हो ना सोडियम मेटल की, एक बार डेटा चेक करना, तो काफी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है सोडियम मेटल की। तो सोडियम प्लस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल कैसी होगी? सोडियम प्लस से सोडियम जाने की पोटेंशियल कैसी होगी? बहुत नेगेटिव होगी, शायद -2.5 के आसपास कुछ होता है। तो अगर ये इतना नेगेटिव है तो ये होना तो नहीं चाहिए, तो ये होना तो नहीं चाहिए, बट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसे करवा रहे हैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर। अब इसमें आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। सो दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज द प्लेस वेयर एनायंस विल मूव टू। जो भी एनायंस होंगे वो इधर आएंगे, जो भी एनायंस होंगे वो इधर आएंगे, देयरफॉर दिस इज नोन एज एनोड, ठीक है। जनरली एनायंस इधर आएंगे, नॉर्मली देखो अभी कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे आगे, अभी सिंपल बेसिक कुछ बातें बता रहा हूँ। इसकी तरफ कैटायंस मूव करना चाहेंगे, कैटायंस मूव करना चाहेंगे, तो ये कैथोड हो गया। एनायंस मूव करेंगे, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, सो they will surely lose electrons to this electrode, they will lose electrons to this electrode, and therefore oxidation takes place here, oxidation takes place here, cathode reduction takes place, yes, reduction takes place here, यहाँ रिडक्शन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, कैसी है। अब देखो इससे हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कुछ क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ेंगे इसकी, एक क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ेंगे, फिर हम इसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका? देखो क्वालिटेटिव अप्रोच में हम ये देखेंगे कि जब इस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है या जब इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो कौन सा कैटायन प्रेफर करके जाएगा रिडक्शन करने, कौन सा एनायन प्रेफरेबली जाएगा ऑक्सीडेशन करने, इस तरह की बातें। व्हेन वी हैव टू चूज बिटवीन द आयंस कि रिएक्शन क्या होगा, है ना, तो वो आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच है। फिर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें हम नॉर्मली स्टोइकियोमेट्री से ही पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, बट फिर भी ज़बरदस्ती एक लॉ का नाम इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ फैराडेज लॉ। ये लॉ का कोई महत्व नहीं है मेरी नज़रों में, ठीक है, आपकी नज़रों में भी नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप अगर रीड करना जानते हैं, सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, क्या होता है पता है, जब हम लॉ को बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ा चढ़ाकर इसकी पूजा करके आपको परोसते हैं ना, जब कि अरे ये लॉ है वो लॉ है,
तो बच्चा फिर और कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मतलब उसको भी फिर ये लगने लगता है ना, हाँ यार कुछ स्पेशल है ये, लेकिन उसकी जो रूट है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ भी नहीं है फैराडेज लॉ, इट इज सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस है। वो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। 2 लेक्चर्स में, 2 क्या 1.5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बातें और एक्स्ट्रा मैं आपको ऐड करके बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खुलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हो सकता है आज ही कर लें, फैराडेज भी कोई खास है नहीं उसमें कुछ। तो दिस एंड क्वांटिटेटिव, तो चलो मैं इसमें कुछ केसेस बनाऊंगा और केसेस के थ्रू हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो केस 1 सिंपल मैं लेता हूँ मोल्टेन NaCl, ठीक है। मैं सिंपल लेता हूँ मोल्टेन NaCl। तो जब मैं मोल्टेन NaCl लेता हूँ तो इसका मतलब आपके पास एनोड और कैथोड, ये सेल में बार बार नहीं बनाऊंगा, इमेजिन आप इसको कर लीजिए। यहाँ मोल्टेन NaCl डला हुआ है, एनोड कैथोड है और आपके पास वो बाहर से एक्सटर्नल आप वोल्टेज दे रहे हैं। मोल्टेन NaCl है और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ऐसे सोचिए आप। तो मोल्टेन NaCl है, तो व्हाट इज द पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड की तरफ कैटायन जाते हैं, कोई चॉइस ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ तो बहुत आसान है पता करना, Na प्लस प्लस, तो Na प्लस जा रहा होगा और Na प्लस जाकर इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम। तो ये तुम्हारा कैथोड का रिएक्शन हुआ। एनोड में भी आप बहुत कंफर्टेबली बता सकते हैं सर क्लोराइड ही तो है, तो क्लास 10th के लेवल का रिएक्शन हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, एंड देन आप ये बैलेंस कर लीजिएगा इसको। और फाइनली आप देखेंगे कि जो रिएक्शन आपको मिल रहा है, दिस इज 2 Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस गिव्स 2 Na प्लस Cl2। तो और यू कैन राइट इट 2 NaCl एज वेल गिव्स दिस एंड दिस। ऑब्वियसली जब आप इसका ई डिग्री कैलकुलेट करेंगे ना, जब आप इसका ई डिग्री कैलकुलेट करेंगे, अभी मेरे पास नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स आप डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल नंबर्स अभी मेरे पास यहाँ पे मैं नहीं लिखा हुआ हूँ, आप डेटा देख लीजिएगा। आप इसकी जब ई डिग्री देखेंगे ना, ये भी नेगेटिव मिलेगी आपको, इसकी भी जब ई डिग्री देखेंगे ये भी नेगेटिव मिलेगी आपको, क्लोराइड से क्लोरीन भी नेगेटिव ई डिग्री आपको मिलेगी। और जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, हाँ आप फिर डेल्टा जी वगैरह से आप जब इसकी ई डिग्री निकालेंगे तो यू विल फाइंड कि इसकी भी ई डिग्री नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं, इसकी ई डिग्री नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है। इसकी ई डिग्री नेगेटिव है, मान लो सपोज करो कोई रिएक्शन है जिसकी ई डिग्री आई -1.5 वोल्ट, ई डिग्री आई है -1.5 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यदि हम एक्सटर्नली उसे एटलीस्ट 1.5 वोल्ट देते हैं पोटेंशियल, तब वो फिजिबल हो सकता है, ठीक है। तो मीनिंग कुछ ऐसा होता है, जितनी नेगेटिव यहाँ ई डिग्री है, हम उस बैटरी की मदद से अगर उसे एटलीस्ट उतना पोटेंशियल देते हैं, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो रिएक्शन फिजिबल हो जाए इफ इट्स काइनेटिक सपोर्ट। अगर उसकी काइनेटिक सपोर्ट करती है देन इट मे बी पॉसिबल वो रिएक्शन फिजिबल हो जाए, थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं। अभी तो ये इजी हमने केस लिया मोल्टेन NaCl का। अब मैं दूसरा केस लेने जाता हूँ, अभी देखिएगा बेटा दूसरा केस देखते हैं। अभी कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% बच्चों को नहीं पता होगी, इवन बहुत सारे टीचरों को भी ये सब नहीं पता होगा। अच्छे टीचरों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी बातें एक दो हम डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल ध्यान से देखें। केस 2 चलो, ये तो सर आसान है सर, ये क्या है, एक्वस NaCl, ये तो हमको पता है। तो एक्वस NaCl है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि एनोड में क्या रिएक्शन होगा और कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, एनोड और कैथोड में क्या क्या रिएक्शन होंगे। तो एनोड में अब हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, एनोड में 2 आयंस हैं, कौन कौन है, वाटर है सर तो OH माइनस होगा, और क्लोराइड है तो Cl माइनस होगा, ये दोनों होंगे। तो कौन जाएगा सर रिड्यूस होने या ऑक्सीडाइज होने, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अब जब चॉइस करना हो दो के बीच में तो जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी वही जाएगा, है ना, ऐसा ही सोचना है, जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी वही जाएगा। क्योंकि हम ऐसा सोचो कि जो बाहर से वोल्टेज दे रहे हैं वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देना, तो किसी की पोटेंशियल -1.5 है और किसी की पोटेंशियल -0.5 है, तो जैसे हमने बाहर से 0.5 दिया, वो 0.5 वाला जो रिएक्शन था नेगेटिव वाला वो फिजिबल हो गया। ऑन पेपर तो ऐसा ही होगा, और जो ऑन पेपर होता है वो 99% टाइम्स रियलिटी में भी होता है। कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो कंसंट्रेशन वगैरह की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको 99% टाइम्स वही मिलता है। लेकिन हमें तो आइडियली ही स्टडी करना है, तो हम तो इसी तरह से सोचेंगे, ठीक है, हम तो इसी तरह से सोचेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि OH माइनस है और Cl माइनस है। अब आप इनकी ना थोड़ी सी पोटेंशियल देखिए, इनकी पोटेंशियल देखिए। अगर मैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाए अगर, ठीक है, एक सेकेंड, इसका डेटा भी ना निकाल के रख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन, तो अगर आप इसका डेटा देखें तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। ये देखिए इसका डेटा है अपने पास, और ये NCERT टेक्स्ट बुक का डेटा है ये, तो इसी को थोड़ा सा रेफर करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, काम आएगा अपने को भी देखने में। आई होप ये विजिबल भी होगा आपको, थोड़ा सा ब्लर है बट कोई बात नहीं, देखो समझ में आ जाएगा, मैं देख के ही बता दूंगा ना डेटा। देखो, तो अगर मैं क्लोरीन का देखूं तो देखो, क्लोराइड का Cl2 में आना -1.36 है, दिस इज -1.36 वोल्ट, ठीक है। और OH माइनस का दिया है क्या कहीं, क्या कहीं OH माइनस का दिया है क्या, नहीं सर, OH माइनस का तो दिया ही नहीं है, OH माइनस का यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, कोई बात नहीं, OH माइनस का नहीं दिख रहा है। अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही है, यही मैं कह रहा था अभी कि 99% लोगों को नहीं पता होता है, अभी समझते हैं अच्छे से। ये तुम्हारे पास -1.36 है। अब एक बात और है, क्या एक्चुअल में यहाँ कंपैरिजन हमें Cl माइनस और OH माइनस का करना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन रेज करता हूँ, क्या एक्चुअल में हमें यहाँ कंपैरिजन OH माइनस और Cl माइनस का करना चाहिए, कि कुछ और भी है जो जिसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कुछ और भी है क्या। जी हाँ, तो हमें वाटर के बारे में भी सोचना होगा, बिकॉज अगर आप देखो वहाँ पे स्पीशीज कौन कौन से प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है आयंस को ही देखना है, क्योंकि हम किसी आयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली में एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम एक रिएक्शन की तरह सोचना है हमें, ना कि कोई आयन से खास दिलचस्पी है हमको, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या आपको पता ही है, 55.5 मोलर कंसंट्रेशन होता है 1 लीटर नॉर्मल वाटर की अगर आप बात करो। और आयंस की बात करूं मैं, अगर OH माइनस आयन की बात करूं, कितना रहता है वो, बहुत ही कम होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है कि वो आपका ऑक्सीडाइज होगा या रेड्यूस होगा, वाटर की। प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर देखो तो वाटर ही वाटर हर जगह है, तो उसकी भी पोटेंशियल को देखना होगा ना, क्या दोनों सेम है क्या, OH माइनस और वाटर, सर दोनों की पोटेंशियल सेम है क्या, सर डेटाज में कभी कभी कुछ दिखता है कभी कभी कुछ दिखता है, हाँ यही सब बातें कंफ्यूजिंग है।
अगले 15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में ये बातें डाल पाऊँ। तो हमें अभी थोड़ा सा समझना होगा, इसको मैं पॉज करता हूँ। ऑल्दो आपको रिएक्शन पता है, यहाँ पे आपको यहाँ का रिएक्शन भी पता है कि हाँ सर, एनोड में सोडियम ना जाके H+ चला जाता, सॉरी कैथोड में H+ चला जाता है और एनोड में Cl- चला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम से जाना जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको पता है, मैं मान रहा हूँ। बट इसको थोड़ा डिस्कस करने से पहले वी नीड टू नो समथिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं असली टॉपिक। उस पर मैं आऊँगा, फिर उसके बाद आपको उसका कंपैरिजन बताऊँगा। तो देखो, फिर आपका दिमाग खुलेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। अब इसको मैं समझाने के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज करो कि मैंने A+ लिया, ठीक है, एक कोई कैटायन है मेरा A+, और मैंने उसे इस तरह से लिखा A+। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल E डिग्री है, -0.3 वोल्ट। और इसको मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, इन वाटर मैंने इसे डाल दिया है। A+ को मैंने इन वाटर डाल दिया है और नॉर्मल वाटर है। और A+ जो है वो कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई हाइड्रोलिसिस कर रहा है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर में डाल दिया है। इन वाटर हमने A+ के सपोज करो 1 मोल डाल दिए A+, और assuming that it is not changing the pH of water or anything else, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें सोचना है, अब हमें बताना है कि बताओ कैथोड में क्या रिएक्शन होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, कैथोड में क्या रिएक्शन होगा। तो मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं इस बात को, कि 90% बच्चे तो ऐसा करते हैं और इसी तरह से सोचते हैं कि अच्छा वाटर तो कैथोड मतलब कैटायन, कैटायन मतलब H+ और A+ इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो वो ऐसा करते हैं H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स H2 2 और E डिग्री 0 वोल्ट। तो सर उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी ये माइनस है बेटा, सॉरी वो माइनस है। तो सर इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों में अगर देखा जाए तब तो यही बढ़िया है। तो फिर फाइनली क्या कंक्लूड कर देते हैं, हाँ सर कोई बड़ी बात ही नहीं है, यही रिएक्शन होगा सर, क्योंकि यहाँ भी तो आप ऐसे ही कंपैरिजन करते हो और आंसर भी सही आ जाता है। यहाँ भी ऐसे ही तो कंपेयर करते हो ना, Na+ से Na, तो आप देखते हो नेगेटिव पॉइंट, वही नेगेटिव कितना 2.57। क्या ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डेटा वेटा एग्जैक्ट नहीं याद रहता, ना ही आपको ज़रूरत है याद करने की एग्जैक्ट डेटा, बट -2.57 के आसपास कुछ वैल्यू होती है लगभग। और H+ को आप देखते हो, अच्छा H+ से H2 ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा। फिर आप देखते हो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली भी हाइड्रोजन ही निकलता है, तो आपका जो भरोसा होता है ना वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है कि यस क्या कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया हमको, तो है ना। इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा पॉज लिया था, आऊँगा अभी इस पे। अब इस क्वेश्चन पे आओ, तो यही आंसर होगा अपना कि यार H+ ही जाएगा और ये रिएक्शन होगा, वो नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा ज़्यादा फिजिकल। अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बात को। तो ये बताओ मेरे को पहली बात कि जब यहाँ पे E डिग्री लिखा हुआ है, जब E डिग्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है। तो ये डेटा कब सूटेबल है, ये डेटा तब सूटेबल है जब H+ 1 मोलर है। तो जब मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल पानी में ये डला हुआ है A+ आयन, तो आप A+ का ये ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि चलो 1 मोल A+ डला है, 1 लीटर पानी है, बाकी कंडीशंस वैसी हैं, तो आप ये ले रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उसका 1 मोलर है और E डिग्री वैल्यूज आयंस के 1 मोलर कंसंट्रेशन पर ली जाती है, तो ये कंपैरिजन के लिए ठीक है।
लेकिन क्या ये कोई वैलिड कंपैरिजन है? पानी की बात हो रही है, क्या पानी में 1 मोल H+ होता है? नहीं होता। तो हाँ, अगर हम ऐसा कंपैरिजन कर रहे होते कि वाटर है जिसमें एसिड डला हुआ है, एसिडिफाइड वाटर है, और pH ऑफ वाटर कुछ, या फिर H+ की कंसंट्रेशन पानी में 1 मोलर है, अगर हम ऐसा बोल रहे होते तो फिर बात अलग है, तब बात अलग है, तब आप कंपेयर कर सकते हो और तब आपका आंसर सही होता। बट अभी तो H+ है ही नहीं 1 मोलर। तो अगर आपको H+ के रिस्पेक्ट में ही सोचना है तो क्या करना होगा, देखो, आई होप आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें जा रही हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा इस बात को, क्योंकि मुझे याद है जब मैं लाइव क्लासेस ले रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो ये वाले टॉपिक में बच्चों ने मेरा एक क्लास लिया था, पूरा पूरा एक क्लास, सर ये वाला कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो समय इसमें थोड़ा सा लगता है, समय लगता है। आप वीडियो को बार बार देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, और प्रैक्टिकल से ज़्यादा थोड़ा थियोरेटिकल सोचने की कोशिश करना, मैथमेटिकल सोचने की कोशिश करना, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे अगर H+1 मोलर चाहिए तो वो H+1 मोलर मैं यहाँ पे डिराइव करना चाहता हूँ, और वो मैं निकालूंगा पानी से। मान लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं सोचना, मान लो पानी से मैंने 1 मोलर H+ निकाल लिया, पानी से मैंने 1 मोलर H+ निकाल लिया, ये रिएक्शन लिखा मैंने, ठीक है। और फिर इस H+ की मैंने ऑक्सीडेशन कराई, मैंने फिर इस H+ की ऑक्सीडेशन कराई, तो ये ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और ये H+OH- मैंने निकाल लिया। क्या ये रेडॉक्स कराया है मैंने? नहीं, मैंने 1 मोलर H+ निकाला, क्योंकि अब वो तो नॉर्मल पानी है ना, ऐसे सोचो, वो तो नॉर्मल पानी है, तो वहाँ तो 1 मोलर H+ है नहीं। तो अगर मुझे 1 मोलर H+ चाहिए तो मुझे एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना होगा कि पानी जो है वो टूट कर 1 मोलर H+OH- दे रहा है, और उसके बाद फिर H+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नॉर्मल पानी के केस में इसी तरह से आपको H+ के ऑक्सीडेशन को सोचना होगा, इसी तरह से आपको सोचना होगा। अभी देखना रिएक्शन बिल्कुल पलट जाएगा, समझ आएगा, फिर आपको देखना, हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा हुआ, चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा बैलेंस नहीं है ये, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। आई होप ये बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो रिएक्शन क्या बन रहा है, H+H+ कैंसिल हो गया, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2 + 2OH-, H2 + 2OH-। फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली सोचना है, मैथमेटिकली सोचना है, इस बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। तो अब मुझे इस रिएक्शन का E डिग्री वैल्यू चाहिए, इसका E डिग्री वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका E डिग्री चाहिए। ये रिएक्शन हो सकता है, तो ये एक तरह से देख रहे हो, ये क्या, वाटर का, ये क्या, एक तरह का वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, वही हो गया ये। आप अगर बोलो सर ये भी तो वही बात है सर, आप ऐसा भी बोल सकते हो सर ये भी तो वही बात है, ये ऐसा है, तो दोनों तरफ सर OH- ऐड कर दो सर, ये लो सर, दोनों तरफ OH- ऐड कर दो, फिर इलेक्ट्रॉन तो था ही इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ OH- ऐड कर दो सर, देखो यही बन गया। तो वो तो सेम पोटेंशियल होनी चाहिए ना सर, क्योंकि वो रिएक्शन ही सेम है, वो तो रिएक्शन ही सेम है सर, ये यही रिएक्शन था सर, यही जो रिएक्शन ये है, ये भी तो वही रिएक्शन है सर, क्योंकि हमने दोनों तरफ बस OH- ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन बन गया। हाँ ठीक है, बात ठीक है, तो सर फिर E डिग्री भी तो सेम होनी चाहिए दोनों की, नहीं होनी चाहिए सेम। क्यों नहीं होनी चाहिए सेम, बात को समझो, क्योंकि जब आप इसकी E डिग्री लिख रहे हो ना, जब आप इसकी E डिग्री लिख रहे हो, इसका मतलब यहां जो भी आयन है वो 1 मोलर है, तो H+1 मोलर है, ये E डिग्री है, हाँ रिएक्शन वही है, लेकिन H+1 मोलर है,
और जब आप उसमें दोनों तरफ OH- ऐड कर रहे हो और ये रिएक्शन लिख रहे हो, तो इस समय जब आप E डिग्री लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर OH-1 मोलर है, यहाँ OH-1 मोलर है। जो भी आयंस इन्वॉल्व होते हैं, डिग्री लिखा हुआ, फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली तो ऐसा ही होता है। तो OH-1 मोलर है। अगर समझ आ जाएगा ना तो मज़ा आएगा, आपको देखना लगेगा वाह सर क्या बता दिए, मज़ा आ गया। फिर स्टाइल भी मारोगे जाके अपने जहाँ भी कोचिंग क्लास जहाँ भी पढ़ते होगे आप, है ना, पूछोगे बच्चों से, अरे बताइए कैसे, अगर समझ आ गया तो ये ई डिग्री हुआ। तो अभी समझ में आ रहा होगा क्या एक ही सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों ऐसा 1 मोलर हो सकते हैं क्या? संभव है ये? नेवर पॉसिबल, because product of H+ and OH- is always 10⁻⁻14। तो दोनों 1 मोलर कैसे हो सकते हैं? नेवर पॉसिबल। तो हाँ, ये रिएक्शन सेम है, बट जब इस रिएक्शन की ई डिग्री ले रहे हो आप, तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। वो H+ मतलब बहुत एसिडिक टाइप्स है, और जब आप इस रिएक्शन को लिख रहे हो और इसकी ई डिग्री लिख रहे हो, रिएक्शन वही है, बट इसकी कंडीशन अलग है। यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बेसिक है क्योंकि OH-1 मोलर है। तो अगर मुझे इसका ई डिग्री लिखना है तो चलो मैं वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे डेल्टा जी यूज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको 2-3 बार सिखा दिया है, डेल्टा जी यूज करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? अब देखो एक और डाउट आता है बच्चों के मन में, वो भी बता रहा हूँ। ये डाउट मैंने 2 बार बता दिया अपने शुरू के 4 लेक्चर्स में, ये चीज पे मैंने 2 बार जोर दी है। अगर आपने देखा होगा तो अभी आप तुरंत क्लिक करेगा आपके दिमाग में। देखना, इसका डेल्टा जी निकालना है तो मुझे इसका के इक्विलिब्रियम चाहिए होगा, और मैं यही यूज करूंगा, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू वही सेम, पहले वही फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस RT ln Q। ये फिर इक्विलिब्रियम पर ये हो गया KW, यहाँ पर जो भी हो रहा है यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, तो ये वाला पोर्शन 0, तो डेल्टा जी डिग्री माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, यही होता है। अब एक्चुअली ये क्या है? ये KW ही तो है, ये KW ही है ना, ये KW है और उसका स्क्वायर भी है, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई है। तो क्या मैं इसके डेल्टा जी डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ माइनस RT ln 10⁻⁻28? हाँ सर लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, यहाँ पर ये डाउट आता है कि सर अच्छा इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन सर इक्विलिब्रियम पे तो वो 10⁻⁻7 होता है ना। आप तो अभी आपने कहा कि वो 1 मोलर है, लेकिन वो तो 10⁻⁻7 होता है। तो फिर मैं उसी बात को कहूँगा, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा जी डिग्री निकालने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। 2 बार बता चुका हूँ इस बात को पहले भी, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ जहाँ पे मैथमेटिकली सोचना होता है ना, वहाँ मैथमेटिकली सोचो। कोई 10वीं 12वीं की स्कूल लेवल की केमिस्ट्री नहीं होती है जब लेवल बढ़ता है, तो कि सब चीज़ वो फर्जी तरीक़ों से आप इमेजिन कर लोगे और हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ये सब फालतूगिरी है और ज़्यादा यही चलती है, क्योंकि आप देखो तो इंडिया की देखो या कहीं की भी देखो, आप कोई भी एक सैंपल लोगे तो मेजर ऑडियंस आपको बिलो एवरेज मिलेगी। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में मेजर ऑडियंस आपको बिलो एवरेज मिलेगी। तो संख्या उनकी ज़्यादा है किसी भी चीज़ में, तो समझो इस बात को। तो हमको भी वही लगता है, नहीं यार ये ऐसे होता होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। संख्या पे मत जाया करो। तो यहाँ पर हमने के इक्विलिब्रियम यूज़ किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पे है। डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू लिखने के लिए हमने इसको यूज़ किया है। एंड देन इसका तो पता ही है सर, ई डिग्री 0 है तो डेल्टा जी डिग्री भी हम 0 लिख देंगे, और फिर इन दोनों को ऐड वैड करके इसकी ई डिग्री निकालेंगे। और इसकी ई डिग्री आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ, -0.83। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस वैल्यू। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। यस, दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
ऑफ वाटर। E डिग्री H2O से H2 इज -0.83 वोल्ट। ये वैल्यू, ये वैल्यू है E डिग्री वैल्यू। तो फिर आप देखो इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो वैल्यू आ रही है -0.83। अब सवाल आता है कि सर अच्छा मतलब हमें कंपैरिजन जीरो के साथ नहीं करना है, अब इसका किसके साथ करना है, इसके साथ। तो इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो अब देखो कौन ज्यादा फीजिबल है। अब कौन ज्यादा फीजिबल है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ज्यादा फीजिबल है, सर ये ज्यादा फीजिबल है, लेकिन क्या ये भी सच है कि इसी के साथ कंपैरिजन करना है? क्या ये भी सच है कि इसी के साथ कंपैरिजन करना है, या मामला कुछ और है? जी हाँ, इसके साथ भी कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगेन ये ई डिग्री वैल्यू है और आप यहाँ पे OH माइनस को 1 मोलर कंसिडर कर रहे हो। इसीलिए देखो ये बहुत नेगेटिव वैल्यू आई है, क्योंकि OH माइनस 1 मोलर होता नहीं है पानी में, लेकिन हम अगर बात करें तो हम यहाँ पानी को तोड़कर 1 मोलर निकाल रहे हैं, जो खुद में एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए ई डिग्री 0 से और ज्यादा नेगेटिव हो गई। खैर इतना डीप में घुस के सोचना नहीं है आपको। अगर आपको लग रहा है अरे बर्डन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्क्लूजन्स भी ध्यान रखोगे, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कॉन्क्लूजन ये ध्यान रखना है कि ये है आपकी ई डिग्री H2O H2 वैल्यू, लेकिन ये भी वैल्यू में जब OH माइनस इन्वॉल्व रिएक्शन में वो 1 मोलर है, लेकिन हम तो यहाँ पे पानी के साथ बात कर रहे थे कि पानी में A प्लस डाला हुआ है, तो पानी में तो OH माइनस 1 मोलर होता नहीं है, तो फिर ये भी वैल्यू सही नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो अब क्या करें सर? कुछ मत करो, नस्ट इक्वेशन पढ़े हो ना, बस लगा दो। ई डिग्री पता है, ई सेल निकालना है, बस और क्या है ना। ई डिग्री पता है, ई सेल निकालना है। रिएक्शन क्या है सर? यही रिएक्शन है, और क्या, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये रिएक्शन है, इसका ई डिग्री पता है, ई सेल निकालना है, निकाल लो ई सेल। EH2O H2 किस पॉइंट पे निकालना है? pH 7 पे। प्योर वाटर की बात हो रही है, pH 7 पे प्योर वाटर की बात हो रही है। क्या होगा? ई डिग्री विच इज -0.83 -0.06 बाय जो भी है वैल्यूज है 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट, हाँ गैस का प्रेशर 1 ही मान के चलो, एंड दिस इज OH माइनस, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो कुछ है नहीं, तो OH माइनस जो कि आप लेंगे 10 की पावर ऑफ -7। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जो वैल्यू आ रही है स्टिल वो नेगेटिव है, बट इट इज -0.41 वोल्ट। इट इज -0.41 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे भी याद रखें, इसे भी याद रखें। एक तो ये वैल्यू मैंने बोली आपको याद रखने, दूसरी ये वैल्यू क्या, E of H2O/H2 at pH 7 is equals to -0.41 volt. Yes. आई होप मजा आया होगा आपको। ठीक है, अब आओ बैक टू दैट क्वेश्चन जो आप बहुत नॉर्मली देख कर लेते हो कि यहाँ कैथोड में, इसका अभी एनोड की भी बात करूंगा, यहाँ कैथोड में क्या ये इसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। तो किसके साथ करना चाहिए? हाँ, H2O वाले रिएक्शन के साथ, वो ज़्यादा फिजिबल। हाँ, उसमें भी हाइड्रोजन ही निकल रहा है, रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है दोनों। देखोगे आप अगर इसमें H प्लस खत्म हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें OH माइनस बन रहा है, तो हो वही रहा है। अगर आप रिएक्शन को देखो तो यहाँ भी सॉल्यूशन लेस, H प्लस खत्म हो रहा है तो लेस एसिडिक हो रहा है, वहाँ OH माइनस बन रहा है तो वहाँ भी लेस एसिडिक हो रहा है, बात वही चल रही है, बट डेटा जीरो के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। प्योर वाटर में NaCl डाले हो तो हाँ, रिएक्शन यहाँ पर मैं तो ये लिखूंगा 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स
हाइड्रोजन प्लस OH माइनस 2। सो दिस शुड बी द रिएक्शन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, बट डेटा उसकी कंपैरिजन मत करो, बोलने का मतलब ये है। अब एनोड पे आते हैं, तो एनोड के लिए क्या सीखना होगा, ये दो वैल्यूज ठीक है सीख गए अपन। एनोड के लिए इसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये पार्ट जो था वो मैंने धीरे से आपको समय लेके समझा दिया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जब बात करते हैं, तो OH माइनस को हम मान के चलते हैं कि OH माइनस जा रहा है, मान लो अभी 1 मोलर है, तो OH माइनस जा रहा होता है, तो रिएक्शन क्या है, हाँ 4 मोल OH माइनस जाते हैं, 2 मोल वाटर के बनते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का निकलता है और 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह का है। इसकी भी ई डिग्री वैल्यूज कुछ लिखी जाती है, हाँ इसकी भी कुछ ई डिग्री वैल्यूज लिखी जाती है, इसकी भी कुछ ई डिग्री वैल्यूज लिखी जाती है जो नेगेटिव ही होती है। लेकिन फिर वही बात कि जब आप ई डिग्री लिख रहे हो तो आप क्या मान रहे हो कि OH माइनस 1 मोलर है। जब ऐसा अगर है तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसी में आप दोनों तरफ 4H प्लस ऐड कर दो, इसी में 4H प्लस ऐड कर दो, इधर भी 4H प्लस ऐड कर दो, इधर भी 4H प्लस ऐड कर दो, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगा 4H2O gives 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस, रिएक्शन ये बन जाएगा। फिर इसको आप इधर ले आओगे और फिर लिखोगे 2H2O gives O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों रिएक्शन सेम है? मैं बोलूंगा हाँ रिएक्शन तो सेम है। क्या दोनों की ई डिग्री सेम है? नहीं, ई डिग्री सेम नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को आता है, और अगर आप ये अच्छे अच्छे मास्टरों से भी पूछ लोगे ना तो वो आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, इस बात की नहीं दे पाएंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी आज से 4-5 साल पहले जब शुरू में मैं पढ़ाना वगैरह स्टार्ट किया था, तो मैं भी ये सब चीज़ों को देखकर, क्या बच्चे उस लेवल के शुरू में नहीं मिले थे 5 साल पहले कि ऐसे सवाल उठाएं या इतना डीप में कुछ पूछें। और आज भी बच्चों को अगर ना भी पढ़ाया जाए तो इतना नहीं लगाते दिमाग को, चलता है सब, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। बट मेरे को क्या थी, मेरे को ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है, मतलब हर चीज़ का ना वाई एंड हाउ मुझे समझना होता है। तो वो फिर एक खुद से बस उसमें जूझ के इधर उधर से चीज़ों से सोर्सेस से देख के फिर जब हम उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये सवाल तो है, तब उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं तो मिलता है। नहीं तो अपन क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दें, अरे छोड़ यार क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो फिर अलग ही चीज़ है। तो देखो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन सेम है, बट इस समय जब आप ई डिग्री निकाल रहे हो तो सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन इस समय वो एसिडिक सॉल्यूशन है, H+1 मोलर है। तो ई डिग्री इसकी और ई डिग्री इसकी कैसी होगी? यस, दैट विल बी डिफरेंट। ये अलग अलग ई डिग्रीज होगी, ये अलग अलग ई डिग्रीज होगी। तो इसकी ई डिग्री निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीके से निकालो, सेम उसी तरीके से निकालो जैसे पीछे मैंने वाटर को तोड़ के निकाला था। दो इक्वेशंस लिखो इस तरह से, 4H2O gives 4H प्लस 4OH माइनस। अब इस 4OH माइनस का ऑक्सीडेशन करा दो, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या था 2H2O प्लस O2 प्लस 4 electrons, and now just add these two to get 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 electrons like this, and again इसके लिए भी डेल्टा G डिग्री निकालो, वही -RT ln KW की पावर यहाँ 4 चढ़ जाएगी, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। इसकी भी ई डिग्री गिवन होगी
पता होगी ई डिग्री, और इसकी ई डिग्री से फिर डेल्टा जी डिग्री निकालो, फिर ऐड करके ये निकालना सिखा चुका हूँ। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना ई डिग्री H2O से O2, ये आ रही है -1.23 वोल्ट, ये आ रही है -1.23 वोल्ट। बट अगेन क्या ये प्योर वाटर के लिए वैलिड है? नहीं है। डिग्री है मतलब H+1 मोलर है, उस समय ये बात हो रही है। H+1 मोलर है, उस समय ये बात हो रही है। तो हम क्या करें? तो हम फिर नस्ट लगाओ। तो अप्लाई नस्ट इक्वेशन। सो अप्लाई नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए और आप इस तरह से EH2O/O2 पा सकते हैं एट pH इज इक्वल्स टू 7, pH 7 पर, और ये वैल्यू आती है एट pH 7 पर, और ये वैल्यू आती है -0.81 वोल्ट। अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, आप रखिए इनको याद। और अब हम बात करते हैं अबाउट दैट एनोड वाला रिएक्शन। ठीक है, अब हम एनोड वाले रिएक्शन की बात करते हैं। कौन से एनोड वाले रिएक्शन की? जी हाँ, इधर वाले, जो बहुत आसान लगता था अभी तक आपको, ये। तो ये एनोड वाले रिएक्शन की, यहाँ भी एक सस्पेंस है, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है मजेदार। देखो, अब हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है? तो हमने लेनी है सर वाटर की ये वाली वैल्यू। इसके साथ अग्री करते हो? ये लेनी है। कितनी है ये? नेगेटिव। ये तो -0.81 है सर। और क्लोराइड की कितनी है? अरे बाप रे, क्लोराइड की तो सर आपने बताया कुछ और ज़्यादा नेगेटिव थी वो। हाँ, वो तो -1.36 थी। बट हम जब रिएक्शन कराते हैं, जब एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? तब तो हम यही लिखते हैं, क्लोराइड से क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन। तब तो हम ये लिखते हैं, ये प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है। तो क्या हम अभी तक ये गलत लिखते आए हैं? नहीं, ये तो गलत नहीं लिख रहे, ये तो सही है। ये भी हम सही लिख रहे थे, रिएक्शन हम ये लिख रहे थे, गलत नहीं है, रिएक्शन सेम था, वो रिएक्शन गलत नहीं लिख रहे थे। मैंने बता दिया क्या गलत कर रहे थे आप। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो समझ आ गया। बट ये तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। या फिर सर जो आपने भी इतनी पटकथा बताई, इतनी कहानियां बताई, वो कहानी में कुछ खोट है, क्योंकि ये वैल्यू तो देखो ऐसा आ रहा है। तो अब चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, मैं इसको थोड़ा एक्सेप्शन बोल सकता हूँ। और एक्सेप्शन इसी वजह से बोल सकता हूँ बिकॉज ऐसा मत सोच लेना ना सर ने एक्सेप्शन बोल दिया, नहीं। एक्सेप्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मैंने अभी पढ़ाते समय ही आपको 2-3 बार ये बात बोली कि काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इन अवर कंट्रोल। थर्मोडाइनेमिकली हम बोल रहे होते हैं कि हाँ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो कितना स्लो होगा वो तो नहीं पता। स्पीड के बारे में तो कोई पता नहीं है, क्या पता वो रिएक्शन हो सकता है, बट उस रिएक्शन में हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट पाने के लिए क्या पता 10 साल की इंतज़ार करनी पड़ जाए, 15 साल की इंतज़ार करनी पड़ जाए। तो क्या उस रिएक्शन को आप मानोगे कि प्रैक्टिकली वो फिजिबल है या फिर हो रहा है, हमें वो प्रोडक्ट मिल गया? मानोगे? नहीं मानोगे। तो कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ होती है। ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली तो -0.81 वोल्ट, जैसे आपने बाहर से 0.81 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल दिया, ये रिएक्शन चालू हो गई, बट कितनी धीरे हो रही है वो तो नहीं पता। और इस रिएक्शन का पेस बहुत स्लो होता है, इसका पेस, ठीक है, बहुत स्लो होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी स्लो, बहुत स्लो है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, नया कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल।
ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। तो क्या है ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? लेट अस हैव अ लुक। तो ओवर पोटेंशियल का मतलब ये है कि आपने एक पोटेंशियल दी, जैसे वहां पे केस में 0.81 दिया बाहर से, और 0.81 देने पर रिएक्शन शुरू हो गया, बट क्या हमें वो प्रोडक्ट सब्सटेंशियली मिल रहा है फाइनिट टाइम में? नहीं मिल रहा है, क्योंकि काइनेटिक स्लो है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं बोल सकते। काइनेटिक्स में क्यों क्या नहीं होता ज़्यादा, क्या हुआ वो देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। काइनेटिक्स के लेक्चर्स बस इस महीने मैंने बोला है ना, इस महीने के एंड तक काइनेटिक्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे पूरी रिकॉर्ड करके, ठीक है। काइनेटिक्स छोटा है, जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम लेता है, काइनेटिक्स छोटा है, हो जाएगा जल्दी। वो लास्ट चैप्टर बचा है, बाकी फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हम यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिए, ऑल्दो प्राइवेटली ही है बट अवेलेबल है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमने 0.81 वोल्ट दिया तो रिएक्शन शुरू हो गई है, बट हमें प्रोडक्ट सब्सटेंशियली मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा देखा गया कि पोटेंशियल बढ़ाने पे हमने ये देखा कि यार अब जो है, जो रेट है रिएक्शन की, वो थोड़ी सी बढ़ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिकली जो है वो रिएक्शन थोड़ा फिजिबल हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इस पे मैं और अच्छे से कमेंट तब कर पाऊंगा कि क्यों कैसे हो रहा है, जब अपन थोड़ी काइनेटिक्स को पूरी पढ़े, तो वहाँ समझ में आएगा आपको कि अच्छा ये क्यों कैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ाने से कैसे बढ़ रहा है। उस पे अभी नहीं जा रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल यही है कि वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ रहा है हमको टू मेक द रिएक्शन काइनेटिकली फिजिबल एज वेल, सो दैट इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। और इस केस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास H2O से O2 है, H2O से O2 है, इसकी पोटेंशियल हमने कही -0.81 वोल्ट है, और क्लोराइड से क्लोरीन है, इसकी पोटेंशियल हमने कही -1.36 वोल्ट है, इसकी पोटेंशियल हमने कही -1.36 वोल्ट है। तो जब इसको हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं ना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं, तब इसकी ओवर पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब मान लो इसकी कोई वैल्यू होगी पोटेंशियल की, जब ये काइनेटिकली भी फिजिबल हो जाए तो वहां पहुंचने से पहले ही हम इस वैल्यू को अचीव कर लेते हैं, वहां पहुंचने से पहले ही हम इस वैल्यू को अचीव कर लेते हैं, एंड फॉर दैट रीजन ये रिएक्शन पहले फेवरेबल। तो दिस इज preferred, this is preferred over above reaction, over above reaction ये रिएक्शन प्रेफर्ड होता है। तो ओवर पोटेंशियल समझ गए अपन क्या है, टू मेक द रिएक्शन काइनेटिकली फिजिबल एज वेल, काइनेटिकली फिजिबल। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख तो रफली रहा हूं, आप लिख लोगे, ठीक है। काइनेटिकली फिजिबल, we need to provide some extra potential, we need to provide some extra potential, and that is called over potential। तो सर कैसे पता चलेगा कि कहाँ ओवर पोटेंशियल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है? तो टेंशन मत लो, नहीं पता चलेगा आपको, ये आपको क्या किसी को भी नहीं पता चलेगा। बस यही एक केस ध्यान रखो कि यहाँ पे ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगता है और कहीं नहीं लगता। आप ऐसे ही सोच के चलो, ठीक है, ऐसे ही सोच के चलो कि हैलाइड्स ले लो, हैलाइड्स विथ वाटर। तो अगर ऐसा रिएक्शन आपको दिखे तो ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाओ। बाकी और ज़्यादा डेटाज को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड मत रहो इतना, अरे यार कैसे कहीं पता चला ओवर पोटेंशियल लग गया तो क्या करेंगे। नहीं, इस केस में लग रहा है फिलहाल। अभी ये देखो, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर अपन देखेंगे कहीं कुछ और देखने को मिल रहा होगा तो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। तो अब हमें ये पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको ये एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई है, लेकिन उसके अंदर हमने वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी अच्छे से पढ़ा।
तो अभी अगर डेटाज नहीं याद है तो मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको कि एनायंस के केस में जनरली हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। इन जनरल बता रहा हूं मैं, ठीक है, इन जनरल कुछ आपको चीजें बता दे रहा हूं। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नहीं दिए हैं और हमें इन जनरल डिसाइड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर नॉट गिवन, और इन जनरल डिसाइड करना है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, रिएक्शन डिसाइड करना है बस। तो जैसे कॉपर है, Hg है, गोल्ड है, ये सभी H+ से नीचे के रिएक्टिविटी में आते हैं, तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी H+ से, तो H+ के प्रेफरेंस में यही हमेशा जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक्वस कॉपर सल्फेट, अगर मैं बात करूं एक्वस कॉपर सल्फेट की, तो कौन जाएगा, H+ जाएगा या फिर कॉपर +2 जाएगा, H+ जाएगा या कॉपर +2 जाएगा। तो फिर बात यही होती है कि सर अब बहुत बारीकी से आप सोचोगे तो आपको फिर लगेगा सर वाटर के इस रिएक्शन से हम देखें, आप फिर बहुत बारीकी से सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि सर इससे चेक करें क्या, पीएच क्या है सर, पीएच क्या है, पीएच क्या है, ऐसा सोचेंगे। बट आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप ऐसे ना सोचो, और जब क्वेश्चन नॉर्मली बात कर रहा होगा एक्वस कॉपर सल्फेट की, तो आप प्रेफरेबली किसको लेकर जाओगे। अच्छा, आप अगर वैसे सोचो भी तो, अगर आप वैसे सोचो भी तो आप ये बताओ, कॉपर +2 से कॉपर जाना नॉर्मली, चलो उस वैल्यू से भी सोचो, लेकिन मैं यहाँ इन जनरल बोल रहा हूँ, तो आप H+ से ऐसे भी सोचोगे तो काम हो जाएगा, बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव देन H+, दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो वाटर को आप H+ लेके सोच रहे हो या फिर वाटर एज अ होल लेके सोच रहे हो, वो तो नेगेटिव है या जीरो ही है ना, तो दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, सो दे आर काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस। तो इन जनरल आप वैसे भी सोचोगे तो आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि इन केस ऑफ कैटायंस, अगर कैटायंस की मैं बात करूं तो जस्ट कंपैरिजन कर लो आप, कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू H+, रफली बता रहा हूं मैं, रफली ऐसा, कॉन्सेप्चुअली वो सही है, बट यहाँ आपका जुगाड़ फिट हो जाता है। रफली विथ रिस्पेक्ट टू H+, देखिए तो जो कॉपर है, Hg है, गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, ये सब प्रेफर्ड ओवर H+ और वाटर। देन इन केस ऑफ एनायंस, यस, इन केस ऑफ एनायंस अगर मैं जनरल बात करूं तो OH- को भी एनायन मैं मान रहा हूं, जिसको आप वाटर की तरह भी सोच सकते हो, ठीक है, वाटर की तरह भी सोच सकते हो, फ्रॉम वाटर ही मान सकते हो। इन केस ऑफ एनायंस मैं बात करूं तो सल्फेट बहुत मुश्किल है, नाइट्रेट, देन OH-, देखो OH- भी डिफिकल्टी है ना, काइनेटिकली बहुत स्लो है, पानी जैसा भी सोच सकते हो। देन आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह तो और ज्यादा फिजिबल होते हैं। तो ये एनायंस के केस में सल्फेट वगैरह बहुत मुश्किल से प्रेफर करेंगे जाना, बहुत ही हाई पोटेंशियल दोगे तब सल्फेट वगैरह जा सकते हैं, बहुत ही हाई पोटेंशियल दोगे। एक दो और स्पेशल बातें बता रहा हूँ, ठीक है, इतनी बातें अच्छे से समझ आ गई कि कौन जा रहा होगा। अभी कुछ और केसेस भी कर लेंगे, ठीक है, तो इससे सब कुछ क्लियर ही है। तो जैसे देखो अभी ना कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा बोल रहा है, वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट क्लोराइड एक्वस अगर बोल रहा है, बहुत डाइल्यूट है, तब क्या होगा, क्योंकि जब वो अपन NaCl एक्वस बोल रहे हैं तो एक्चुअली वहां पे ब्राइन सॉल्यूशन की बात हो रही है जो कि ठीक ठाक कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जब वेरी वेरी डाइल्यूट इस तरह से मेंशन किया है, वेरी डाइल्यूट इस तरह से, या फिर बोल रहा है कि 5% से कम का कंसंट्रेशन है, इस तरह की बातें जब वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको अगर समझ आ रही है, तब मतलब ये है कि अब तो देखो, अब
प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी तो है ना, वही तो काइनेटिक्स को डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे काइनेटिक्स डिपेंड करती है, ये बेसिक फंड आपको पता है। तो अगर कंसंट्रेशन ही बहुत कम है क्लोराइड का, तो हो सकता है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फिजिबल हो, बट प्रैक्टिकली वो प्रोडक्ट हमें ना मिले, बट प्रैक्टिकली हो सकता है वो प्रोडक्ट ना मिले हमें। तो हाँ, तो वेरी वेरी डाइल्यूट अगर क्लोराइड एक्वस है तो यस इट इज पॉसिबल दैट OH माइनस या वाटर बोल लो, या वाटर बोल लो, वही बात है, रिएक्शन वही है, ये डिग्रीज अलग अलग है, रिएक्शन वही है। OH माइनस फ्रॉम वाटर मे बी प्रेफर्ड, ये प्रेफर किया जा सकता है। अब वो कितना डाइल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर इस तरह का लिखा है तो ऑलवेज आप इसी को प्रेफर कराओ, आप OH माइनस को प्रेफर कराओ। जी बिल्कुल, OH माइनस प्रेफर्ड ओवर क्लोराइड। उसकी ओवर पोटेंशियल देते भी वो रिएक्शन भी, क्योंकि काइनेटिकली बहुत स्लो होगा, कंसंट्रेशन बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयंस गोइंग ओवर देयर वो बहुत कम है। और एक बात बताता हूँ, एक दो और स्पेशल केस बताता हूँ, देखो। और मानो वेरी कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो यहां पर यस इट इज वेरी मच पॉसिबल, कि पॉसिबल बिल्कुल है, और आप बहुत हाई करंट डेंसिटी दे रहे हो। देखो प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो अभी, है ना, हाई करंट डेंसिटी दे रहे हो आप, तो पॉसिबल है बिल्कुल कि पानी भी होगा वहां, तो पानी भी O2 में जाएगा, कन्वर्ट होगा, ये रिएक्शन भी हो रहा होगा, बट प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सल्फेट आयन की बहुत ज्यादा है, पानी से ज्यादा सल्फेट है। मानो 97% कंसंट्रेशन है, 90% कंसंट्रेशन है, तो पानी बहुत कम है अमाउंट में। तो हाँ, ये साइड रिएक्शन यहाँ होगा, यहाँ भी साइड रिएक्शन, थोड़ा बहुत क्लोरीन भी निकलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत क्लोरीन भी निकलेगा, मानता हूं, बट ये साइड रिएक्शन पॉसिबल है। बट जो मेजर रिएक्शन यहाँ पर होगा ना, जो मेजर रिएक्शन यहाँ पर होगा, मेजर रिएक्शन वो ये वाला होगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं पढ़े होगे, ये दावा है मेरा, आप अगर ढंग से देख लेते हो ना, तो यहाँ पर H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ बता दूं, सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पर पूरे ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहते हैं, ये पर ऑक्सी लिंकेज आती है यहाँ पर, जिसकी वजह से दो ऑक्सीजन -1 पे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में भी समझाया हूँ। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, मार्शल्स एसिड का एनायन है ये, तो ये मेजर रिएक्शन होता है। तो ये कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, कुछ और केसेस भी हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और केसेस भी हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे तब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रोड्स चेंज करेंगे तब क्या होगा, वो केसेस भी लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास हम खत्म कर लेंगे, लेक्चर नंबर 6 में वी विल बी फिनिशिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट। और उसके बाद जो कंडक्शन वाला पार्ट है वो और मज़ेदार है देखना, उसमें भी एक से एक कॉन्सेप्ट है, हिडन कॉन्सेप्ट्स सिखाएंगे, सिखाने में भी मज़ा आता है। आई होप आपको सीखने में भी मज़ा आ रहा होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।